शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आमूर रिवर के बारे में। ये जो आमूर रिवर है एशिया में इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो बेसिन है वो है एशिया में। एशिया में भी यदि हम बात करें एकदम पूरब की तरफ में चले जाएं, पूरब की तरफ में जाएं और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ ऊपर जब हम जाते हैं तो वहीं पर इसकी लोकेशन पड़ती है। जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं, शिल्का और ओनान दो रिवर है। ओनान और शिल्का आगे आ गई हैं, किस में मिल गई हैं? आमूर रिवर में जाकर के मिल गई हैं। फिर हम देख रहे हैं ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसी चाइना की बॉर्डर है। चाइना की बॉर्डर से होते हुए एकदम ये जा रही, देखिए यहाँ तक। अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया का हो गया है। तो अब ये यहाँ रसिया में एंटर कर रही है और यहाँ से ये जो यहाँ खाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये है स्ट्रेप ऑफ टार्टरी। इस खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और कौन से समुद्र में यदि गिरती है ऐसा पूछा जाता है तो सी ऑफ ओखोस्टस्क बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने 2009 में पूछा था आमूर रिवर के बारे में। इसलिए आमूर रिवर के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ से निकली है और कहाँ पर अपने पानी को गिराती है। यहाँ पर देखिए, यदि देखा जाए ना कहाँ से निकली है ये रिवर, तो जो आमूर रिवर है वो खिंगन श्रेणी से निकली है। कुछ कुछ जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर खिंगन श्रेणी है। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम स्रोत माना जाता है और ओखेटस्क सागर में अपने पानी को गिराती है ये। इसके अलावा भी इसके कुछ मेन फैक्ट हैं, जैसे कि दो कंट्रीज से होकर के ये गुजर रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन यदि इसकी ये वाली नदियों की बात करें तो ये जो ओनोन है इसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में है। बाकी ये जो शिल्का रिवर है, शिल्का रिवर इसका कुछ हिस्सा रसिया में है। आगे चल कर के आमूर रिवर का ये निर्माण करती हैं। और लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, 2824 किलोमीटर। और दो देशों के बीच में ये क्या काम करती है? बाउंड्री बनाने का काम करती है। आमूर जो रिवर है ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड रसिया। और ये मेजर वाटरवे मानी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया की। मैंने कहा था ना कि नॉर्थ में जाना है और ईस्ट में जाना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा एशिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छा ये वाटरवे अवेलेबल कराती है। मतलब जैसे समुद्र के माध्यम से हम आवाजाही करते हैं वैसे ही वाटरवे, इसके माध्यम से भी वाटरवे हमको प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो चाइनीज़ नेम है ना वो है हाइलुंग जियांग। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब हो जाता है ब्लैक ड्रैगन रिवर। ये जो आमूर रिवर है ये बनी है जंक्शन ऑफ द सिल्का रिवर विच राइजेस इन द रशियन फेडरेशन। सिल्का रिवर, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये सिल्का रिवर है। इसी इसी के जंक्शन से आमूर रिवर का निर्माण होता है। इसके अलावा आर्गन रिवर विच राइजेस इन मंचूरिया, एक और रिवर है आर्गन रिवर। ठीक है, जो कहाँ से निकली है? मंचूरिया से। ये सबसे पहले तो बहती है साउथ ईस्ट से, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाती है और अपने पानी को टारटार स्ट्रेट में गिराती है। ये जो टारटार स्ट्रेट, टारटार की खाड़ी, ये सेपरेट करती है शखालिन को मेनलैंड ऑफ साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया और शखालिन दोनों को अलग करने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ टार्टलिन। इसके अलावा ये वाले मैप को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा, ये तो आमूर रिवर है ना, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। इसमें से इसकी जो दो मेजर सहायक नदियाँ हैं वो इसकी यहाँ से हम देख सकते हैं। एक है शुंगारी रिवर और दूसरी है उसूरी रिवर। तो सबसे शुंगारी रिवर पहले मिलती है, इसके बाद उसूरी रिवर जाकर के मिलती है। तो इसकी जो सबसे चीफ ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो है शुंगारी रिवर और उसूरी रिवर।
विच आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द मंचूरियन साइबेरियन बॉर्डर। ये क्या है ना, मंचूरियन और साइबेरियन बॉर्डर का निर्माण करती है। और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर यदि हम देख लें इसको, तो पूरे विश्व भर में जितनी भी नदियां हैं उसमें इसका नंबर लगता है 10वां। दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी नदी बेसिन मानी जाती है और रसियन संघ में सबसे बड़ी रिवर है ये। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन शामिल है? बाईं ओर से सिल्का, जेया, बुरेया और अमगुन। दाहिनी तरफ से हुमा, एरगुन, सोंगहुआ, उस्सूरी, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। जैसे कि हम नीचे की तरफ से यदि देख लें तो ये सारी कुछ बेसिक फैक्ट थे इस आमूर रिवर से रिलेटेड, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। देखा जाए ना तो ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाता है, खाली यदि पूछा जाता है कि कहाँ से निकली है, कहाँ अपने पानी को गिराती है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए हमको इसी हिसाब से रिवर की, झील की, सागर की, खाड़ियों की, इनकी हमें तैयारी करना है, और जल संधि की। इसके बाद सीधे चलते हैं हम पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर आई है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम PMRBP कहते हैं। इसमें प्रत्येक विजेता को एक पदक दिया जाता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके साथ में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। नगद पुरस्कार PMRBP 2022, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 2022 में जो दिए गए थे, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कैसे करके बच्चों को सिलेक्ट करते हैं हम? तो इस पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन 6 श्रेणी में किया जाता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा फैक्ट है और इसको हमें याद रखना है कि ये जो है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा करता है कोई बच्चा, खेल में आगे है, कला और संस्कृति में आगे है, या फिर बहादुरी के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी बोलते हैं, भारत में एक नागरिक सम्मान है। इसको 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। तो जो बाल शक्ति पुरस्कार है ये 18 साल से कम उम्र के जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय बच्चे हैं, उनको 6 श्रेणी में बढ़िया उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, एक एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा करी गई थी। इसे पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में भी हम जानते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर में बाल कल्याण पुरस्कार। ये उन व्यक्ति या फिर संगठन को देते हैं जिन्होंने बाल संरक्षण, बाल विकास या फिर बाल कल्याण में योगदान दिया है। इसे पहले राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों पुरस्कारों का नाम 2018 में चेंज कर दिया गया, रख दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी अपने आवास पर पुरस्कार विजेताओं से मिलते हैं, और यही न्यूज़ पीआईबी में आज दी गई है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। तो इस बार 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2023 के लिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा था कि बच्चे हमारे देश की अमूल्य संपत्ति हैं, उनके फ्यूचर के लिए किया गया हर प्रयास हमारे समाज और देश के भविष्य को स्वरूप प्रदान करेगा। ठीक है, उनका बचपन सुरक्षित और खुशहाल होना चाहिए, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, इसके लिए हमें हर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो उनके यहाँ पर भाषण को बताया गया है कि क्या क्या बातें उन्होंने कही थी। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, बच्चे की उम्र 5 से 18 साल तक है, तो उनको 6 श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल। इस साल कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए थे।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पनडुब्बी से रिलेटेड। पनडुब्बी का नाम है वागीर। तो कलवरी श्रेणी की 5वें नंबर की जो पनडुब्बी है जिसका नाम है वागीर, वागीर की मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशनिंग की गई है। तो भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया के तहत एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। आईएनएस वागीर पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा बनेगी। पनडुब्बी में रडार से बच निकलने वाली कुछ खास बातें हैं और लंबी दूरी की गाइडेड टारपीडो और युद्धपोत रोधी मिसाइलें भी इसमें लगाई गई हैं। तो हमारे देश की नौसेना की रडार से भी बच निकलने में सक्षम स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वें नंबर की पनडुब्बी आईएनएस वागीर को मतलब 23 जनवरी 2023 को मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना डॉकयार्ड के समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरी। इनकी उपस्थिति में नौसेना में इसको हमने शामिल कर लिए हैं। इसको बनाने के लिए फ्रांस की तरफ से मेसर्स नेवल ग्रुप का सहयोग था और मुंबई की हमारे देश की तरफ से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा दोनों मिलकर के भारत में 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी निर्माण कर रही हैं। आईएनएस वागीर पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा बन जाएगी। कहाँ पर? पश्चिमी नौसेना कमान में ये अपनी सेवा देगी। इसे कमान के शस्त्रागार में एक और शक्तिशाली हथियार के रूप में शामिल कर लिया गया। मतलब हमारे पास जो हथियार थे, एक और हथियार हमारे पास बढ़ गया है। वागीर को प्रोजेक्ट 75 जिसको हम P75 बोलते हैं, इसके अंतर्गत 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फिर इसका समुद्री टेस्टिंग किया गया। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी को इसको सौंप दिए। वागीर को अब तक की सभी स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ से एक और फैक्ट निकल करके आता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि हमने जितनी भी पनडुब्बी बनाई हैं सबसे कम टाइम किसको लगा है? वागीर को लगा है। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है? तो वो है P75 और कब इसकी लॉन्चिंग की गई थी? तो 12 नवंबर 2020 को। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर? ये रडार से बच निकलेगी, ठीक है, रडार से पता नहीं चलेगा। और हमने जो है 6 ऐसी पनडुब्बी का निर्माण कर रहे हैं और 2 कंपनियाँ कौन कौन सी? फ्रांस की एक कंपनी है मेसर्स नेवल ग्रुप और मुंबई मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो भारत और फ्रांस मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं। स्कॉर्पिन पनडुब्बी हम किनको बोलेंगे? स्कॉर्पिन जो पनडुब्बियाँ होती हैं बहुत पावरफुल प्लेटफार्म होती हैं। इसका रडार सिस्टम दुनिया से सबसे बेहतरीन में से एक है। ये इतनी उन्नत है कि रडार से बचने में सक्षम है। वागीर लंबी दूरी की गाइडेड टारपीडो के साथ साथ युद्धपोत रोधी मिसाइलों से भी लैस है, इसमें हम लगा सकते हैं। इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक सोनार स्विच सिस्टम लगाया गया है और उत्कृष्ट परिचालन कैपेसिटी का परिचय देने वाले इसमें सेंसर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर बताया जाता है, देखिए, जो पुरानी जो वागीर थी ना, रसिया मूल की फॉक्सट्रॉट श्रेणी की एक पनडुब्बी थी। इसको हमने 2001 में रिटायर कर दिए थे। अब इसके चालक दल के सदस्य आज के समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित थे। और तो कुछ यहाँ पर बेसिक बातें भी देख ली। इसके अलावा हमें देखना है यहाँ पर वागीर सैंड शार्क। सैंड शार्क गोपनीयता और निडरता को बताती है। हम जो है छिप करके काम कर सकते हैं। इन्हीं 2 गुणों के कारण इस पनडुब्बी को हमने ये नाम दिए हैं। पनडुब्बी का जो आदर्श वाक्य होता है साहस, शौर्य, समर्पण, पराक्रम, वीरता और निष्ठा। इन्हीं के आधारभूत मूल्यों का ये प्रतीक माना जाता है। और ये सारी की सारी पनडुब्बियाँ ना हमें विजय होने के लिए ज़रूरी हैं। इनको ये सारे गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदर्श वाक्य नौसेना द्वारा आत्मसात किया गया है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए प्रेरित करता है। ये आदर्श वाक्य उनको मनोबल बढ़ाता है और युद्ध में हमेशा डटे रहने की उनको प्रेरणा देता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित। 2023 के लिए इसके पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है कि किस किस को इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा।
तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, ठीक है, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस पुरस्कार की घोषणा करी गई थी। सालाना तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार टोटल 3 लोगों को ही दे सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें कि कोई व्यक्ति या कोई संस्थान भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है ये हमको ध्यान में रखना है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद और भी कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि कब कब किसको दिया गया, कौन कौन सी श्रेणी में इसको दिया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको यहाँ पर देखना है। तो इसमें कौन कौन नॉमिनेशन, किस किस का नॉमिनेशन हो सकता है और कितना इनाम की राशि है। तो जैसे कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्थान, ठीक है, पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन वो अपना करवा सकता है। इसके लिए आवेदन दिया जाता है 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। इसके बाद पात्रता की यदि हम बात कर लें, तो केवल जो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय संस्थान हैं उन्हीं को ये आवेदन करने का हक मिला है। संस्थानों के लिए स्वैच्छिक संगठन, कॉर्पोरेट संस्थाएं, शैक्षणिक या फिर अनुसंधान संस्थाएं, ठीक है, या फिर वर्दीधारी बल है, कोई अन्य संस्थान है, पुरस्कार के लिए एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकता है। पुरस्कार के लिए उम्मीदवार ने भारत में आपदा प्रबंधन का काम किया हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम किया हो, जैसे कि रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार, प्रारंभिक चेतावनी संबंधित जो काम है उसने किया हो, तो वो व्यक्ति इसके लिए योग्य है। इसके लिए कौन कौन से काम है, जैसे बताया जा रहा है मानव जीवन को बचाना, बहुत सारे काम यहाँ पर बताए गए हैं, लगभग 12-13 काम यहाँ पर बताए गए हैं। और इसका इनाम क्या क्या रहता है, यदि कोई संस्था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीतेगी तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 51 लाख रुपए मिलेगा। और इस नगद पुरस्कार का उपयोग विजेता संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि इसको जीतता है तो उसको सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन खर्चा के लिए यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि उसको ये पैसा कहाँ खर्चा करना है। और चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें, तो आवेदनों की जांच की जाती है। इसके लिए एनडीएमए के सचिव, ठीक है, एनडीएमए के जो सदस्य हैं या फिर सचिव के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। ये जांच वाली कमेटी पात्रता और पूर्णता के लिए जांच आवेदनों की करती है। इसके अलावा ये उम्मीदवारों द्वारा किए गए काम की प्रामाणिकता को भी सत्यापित करती है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों को जूरी के समक्ष में रखती है, फिर जूरी ही डिसाइड करती है कि किस किस को हम ये देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी हिस्ट्री, 2019 में किसको मिला था, पी.के. तिवारी, कमांडेंट 8वीं बटालियन एनडीआरएफ को 2019 में मिला था। 2020 में के.एम. सिंह को मिला था। और इसके अलावा उत्तराखंड संस्थान को भी 2020 में ये पुरस्कार दिया गया। 2021 में राजेंद्र कुमार भंडारी को और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को भी इसी साल मिला था। और 2022 में प्रो विनोद कुमार शर्मा को उनके पथ प्रदर्शक कार्य के लिए, और इसके अलावा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को भी उनके सराहनीय प्रयास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखने वाले हैं कि 2023 की डेट में किस किस को ये पुरस्कार मिला है। तो 2023 के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको उड़ीसा में आई भारी चक्रवात त्रासदी के बाद 1999 में स्थापित करा गया था। ओएसडीएमए ने उड़ीसा आपदा मोचन कार्यबल, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सर्विस फ्रेमवर्क और डायनेमिक रिस्क नॉलेज पर आधारित आपदा जोखिम सूचना का आकलन, ट्रैकिंग, चेतावनी सूचक प्रणाली,
नाम की अत्यधिक तकनीक सक्षम वेब मतलब स्मार्टफोन सहित कई सारी पहलों की इसने शुरुआत करी थी। इस संस्थान ने कई सारे चक्र साइक्लोन जैसे कि हुदहुद 2014 में आया था, फानी आया था 2019 में, अम्फान आया था 2020 में और उड़ीसा में बाढ़ आई थी 2020। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने काम किया था। और इस संस्थान ने समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित 381 सुनामी संभावित गांवों वार्डों, इसके अलावा जो और भी बाढ़ आश्रय क्षेत्र हैं, यहाँ पर सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए आपदा तैयारी संबंधित पहल इसने किया था। इसके बाद मिला था सेकंड नंबर का 2023 को, किसको मिला है? लुंगफेई फायर स्टेशन। इसने मिजोरम में जो जंगल में आग लगी थी, इसको कुशलतापूर्वक लड़ाई लड़ने और प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। लुंगलेई शहर से घिरे इन निर्जन वन क्षेत्र में आग लगने की सूचना 24 अप्रैल 2021 को मिली थी, जो 10 से अधिक ग्राम परिषदों में फैल गई थी। लुंगलेई फायर स्टेशन पर तैनात कर्मियों ने स्थानीय नागरिकों की सहायता से 32 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम किया था और लोगों को प्रेरित करते रहे और उन्हें मौके पर ही आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग दिया था। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं परमवीर चक्र से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये मेडल दिखाई दे रहा है, ये मेडल प्रोवाइड किया जाता है हमारे मिलिट्री के जवानों को जो कि युद्ध में वीरता के साथ में लड़ाई लड़ते हैं। तो परमवीर चक्र को भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण माना जाता है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में क्या होता है, सैनिक की डेथ के बाद इसको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणराज्य घोषित हुआ था। और यदि हम देख लें पहली बार इसको कब दिया गया था, तो 3 नवंबर 1947 को। इसकी स्थापना को हुई थी 26 जनवरी 1950 को और ये लगभग अशोक चक्र के बराबर ही माना जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, 3 नवंबर 1947 को सोमनाथ शर्मा, ठीक है, ये मेजर थे, इनकी यूनिट थी कुमाऊं रेजिमेंट, 3 नवंबर 1947 को इनको दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ घोषणाएं करी गई हैं। ठीक है, अंडमान के जो 21 द्वीप है ना, उनके नाम अब चेंज किए जाएंगे। परमवीर चक्र की जो अवार्डी हैं, जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है, उन्हीं के नाम पर इनके नाम रखे जाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे के दिन नेम्ड रखा है 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइसलैंड को। अंडमान एंड निकोबार आर्किपोलॉजी में आते हैं और 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। मिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था एक सेरेमनी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उद्घाटन किया था मॉडल ऑफ द नेशनल मेमोरियल, जो कि डेडिकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। दैट इज़ टू बी बिल्ड ऑन द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, जिसको कहाँ बनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के ऊपर बनाया जाएगा। इस एक प्रकार से मूर्ति है, समझ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर अमित शाह भी इसमें प्रेजेंट रहे थे, कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। और इस कार्यक्रम के दौरान 7 डे इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बाई, इसमें हम सम्मान दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को। और ये जो एनिवर्सरी रही थी वो 126वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी रही थी नेताजी की, और इसी को हम जो है पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ खास बातें हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि फ्रंट पेज से कौन कौन सी बातें देखने वाले हैं। अगली जो बात आई है, अगली जो न्यूज़ आई है वो रिलीजियस से लेकर के है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है प्रो हिंदुत्व का। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट करने लगे, एक भाषा को सपोर्ट करने लगे, तो अन्य जो समुदाय हैं, अन्य जो धर्म है वो पिछड़ेंगे, ये एकदम जाहिर सी बात है।
अब जैसे मध्य प्रदेश की तरफ से क्या कहा जा रहा है, रिलीजियस टेक्स्ट टू बी टॉट इन एमपी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये घोषणा करी गई है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इसके अलावा एपिक्स जैसे कि भगवत गीता, महाभारत एंड रामायणा विल बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए, इस बात से लोगों को तो यही पता चलता है ना कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पर खाली ये जो हिंदू धर्म की किताबें हैं उन्हीं अकेले को आप पढ़ा रहे हैं, बाकी धर्म की कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं उनकी चीज़ों को आपने शामिल क्यों नहीं करे हैं? ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर उठाए जाएंगे। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि यदि हम इस प्रकार की जो धार्मिक किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण विकसित होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ आंतरिक गुणों का विकास होगा जो कि वो स्कूल का जो पाठ्यक्रम वाली पुस्तकें हैं वहाँ से वो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। अब बताया जा रहा है विद द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन होना है। तो जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है वो देख रही है कंसोलिडेट इट्स ट्रेडिशनल हिंदू वोट बैंक, वो चाह रही है कि हम अपने हिंदू वोट बैंक को कैसे करके बढ़ावा दें। लेट लास्ट ईयर ड्यूरिंग द धनतेरस फेस्टिवल, धनतेरस फेस्टिवल के दौरान क्या हुआ था, इट हैड ऑर्गेनाइज्ड धन्वंतरी पूजा इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट। हर मेडिकल कॉलेज में आपने धन्वंतरी पूजा की स्थापना करवाए थे पिछले धनतेरस में। तो जो बीजेपी का जो मेन चैलेंजर है वो है कांग्रेस, हैज़ बीन ट्राइंग टू अप एन एंटी टू वू वोटर्स अहीड ऑफ द इलेक्शन बाय होल्डिंग पूजास। आगे बताया जा रहा है कि जैसे कि रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है और भगवत गीता, ये क्या है ना, इनवैल्यूएबल बुक है, मतलब इनकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इनवैल्यूएबल, ठीक है, अमूल्य किताबें हैं। यहाँ जो शब्द आपको देखने के मिलेगा, आप उनमें इतनी कैपेसिटी है कि किसी भी ह्यूमन को वो कंप्लीट और नैतिक चीज़ें सिखाने का काम करती है। हम इन बुकों को पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वाई शुड लॉर्ड राम नॉट बी टॉट, क्यों हम जो है भगवान राम को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा मिस्टर चौहान ने मंडे के दिन कहा था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया है कि जो भी व्यक्ति ग्रेट पर्सनालिटीज़ जैसे कि भक्ति पोएट तुलसीदास का इंसल्ट करेगा, हु आथर्ड द 16वीं सेंचुरी की एपिक रामचरितमानस वुड नॉट बी टॉलरेटेड, वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको हम सहन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर के ही वाज एल्यूडिंग, एल्यूडिंग का क्या मतलब होता है, इशारा करना। हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया गया था कुछ लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, दैट द टैक्स प्रमोट्स हेटर्ड इन सोसाइटी। ठीक है, कुछ जो अपोजिशन वाले जो लीडर हैं उन्होंने क्या कहा था, इस प्रकार के जो टेक्स्ट है ना वो प्रमोट करते हैं सोसाइटी में घृणा को, हेटर्ड को, भेदभावना पैदा करते हैं। इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश को लेकर के क्या बात करी जाती है, मिस्टर चौहान ने अंडरलाइन किया है इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर, एंड हाईलाइट किया है गवर्नमेंट का इफोर्ट टू ब्रिंग आउट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक इन हिंदी। मतलब कि अब जो है मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब जो है हिंदी में हो पाएगी। एट एन इवेंट इन सिंगरौली ऑन संडे ही हैड डिस्क्राइब्ड द परपोर्टेड इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश एज कॉन्स्परासी ऑफ द कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो इंग्लिश में इंग्लिश है ना सब कांग्रेस ही आरोपित करती जा रही थी हमारी पढ़ाई में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं असम और देख लेते हैं असम में यहाँ की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है एक नया नियम कानून लेकर के आने वाली है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में शादी करेगा, ठीक है, बिलो 14 ईयर्स अंडर पॉक्सो एक्ट, इसको हम जेल में डालेंगे, ऐसा कहना है वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का।
असम की कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जेल में डालने वाले हैं जो कि माइनर गर्ल्स, छोटी लड़कियों के साथ में शादी करते हैं। ठीक है, कठोर लॉ के तहत इनको हम जो है जेल में डालेंगे। 2 साल की सज़ा इनको होने वाली है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंडे के दिन कहा। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आई है, इस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है और कहा है एवरेज 31% ऑफ गर्ल्स इन असम, असम की 100 में से 31 लड़कियां ऐसी हैं, हर 100 में से, ठीक है, जिनकी शादी हो जा रही है प्रोहिबिटेड एज, जिस उम्र में मनाही है उसी उम्र में ये लोग शादी कर ले रहे हैं। और 11.7% उनमें से ऐसी हैं जो कि मदर भी बन जा रही हैं बिफोर एडल्टहुड, कंपेयर्ड विद द नेशनल एवरेज ऑफ 23.3। नेशनल का एवरेज कह रहा है 23.3%, ठीक है, और 6.8%। नेशनल एवरेज कहता है कि 23% लड़कियां जल्दी शादी कर ले रही हैं और उनमें से 6.8% बच्ची ऐसी हैं जो कि एडल्टहुड प्राप्त करने से पहले ही मां बन जा रही हैं। द लीगल एज ऑफ द मैरिज फॉर दिस इज 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मैन, जबकि 18 साल लड़कियों के लिए उम्र होना चाहिए और 21 साल होना चाहिए पुरुषों के लिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट ने भी बहुत सारी यहाँ पर चिंताएं जाहिर करी हैं मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेकर के आसाम में। ठीक है, प्राथमिक तौर से बात करें तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर, विच हैज़ वारंटेड द डिसीजन टू पनिश मैन हु मैरी माइनर्स। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि जो लड़के बच्चे अनजान में शादी कर लेते हैं स्कूल में पढ़ाई करते करते, कॉलेज में पढ़ाई करते करते, तो उनका जो प्यार है ना वो पनिशमेंट में यहाँ पर बदलने वाला है। तो इसकी बजाय कि आप जो है ये प्रयास करें कि लोग शादी ना करें कम उम्र में, उसको आपको कैसे ना कैसे रोकना है। आपको क्या आप पनिशमेंट दे करके ये काम कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में ही पता चलने वाला है। अब हम जैसे कि पश्चिमी असम की बात कर लेते हैं, धुबरी, ये क्या है, टॉप लिस्ट में आ जाता है। ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप में आया, जहाँ पर 50% गर्ल्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो जा रही है, एंड 22% उनमें से ऐसी हैं जो कि जल्दी से जल्दी माँ बन जाती हैं, मतलब 18 साल से पहले ही ये माँ बन जाती हैं, ऐसा मिस्टर हेमंत शर्मा का कहना है। 2011 की सेंसस के हिसाब से यदि हम देखें तो ये जो धुबरी जिला है मुस्लिम पॉपुलेशन माना जाता है, लगभग 80% यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो है हमारे लिए अलार्मिंग वाली सिचुएशन है, इसी के चलते चलते कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हम ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे जो ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत हम उनको जेल में डालेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि 14 से लेकर के 18 साल की लड़कियों के साथ में शादी कर रहा है, ठीक है, इसको मना किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के माध्यम से, विथ ए मिनिमम सेंटेंस ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कम से भी कम 2 साल की सज़ा आपको होने वाली है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल है वो डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के है, माइनर्स के लिए किस प्रकार से हमें डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो हमारे देश में माइनर्स हैं उनके, ठीक है, कितने सारी चीज़ों को वो डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो डेटा है उसको कैसे करके प्रोटेक्ट किया जाए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो भारतीय किशोरों को कितनी आज़ादी से इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए, हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीनेजर्स एक्सेस द इंटरनेट, एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू प्लेटफॉर्म्स हैव टुवर्ड देयर माइनर यूजर्स। जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़ की भी क्या, उसकी भी क्या जिम्मेदारी है मेरे लिए, मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ
उस प्लेटफार्म की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के हिसाब से कुछ कदम उठाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं टू आंसर करेक्टली टू अचीव इंडियाज डिजिटल एम्बिशन। यदि हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बने, डिजिटल इंडिया का हब बने, इसको यदि अचीव करना है तो इन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना पड़ेगा। द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 करेंटली प्रोवाइड करता है कुछ अनिवार्य पेरेंटल कंसेंट, ठीक है, कुछ सहमति होना चाहिए फॉर ऑल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज बाय चिल्ड्रन defined as any person aged under 18 years. This approach, however, misses the mark on two fronts. लेकिन फिर भी देखिए, प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए अनिवार्य, ठीक है, कुछ अनिवार्य सहमति की ज़रूरत यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है, लेकिन ये जो है दो फ्रंट में मिस हो जा रहा है, मतलब दो चीज़ों से ये लड़ नहीं पाएगा। वो कौन कौन सी बातें हैं इस बिल में, कौन कौन से गैप हमको देखने को मिलेगा। पहले नंबर की बात तो ये है, इंस्टीड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफार्म, आपको ऑनलाइन प्लेटफार्म को कुछ इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करना था कि आप जो है प्रोएक्टिवली बिल्ड करिए सेफ और बेटर सर्विसेज फॉर माइनर। ये जो बिल है वो किसके ऊपर रिलाई करता है? पेरेंट्स के ऊपर रिलाई करता है टू ग्रांट कॉन्सेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड इन ऑल केसेस। पूरी की पूरी बातें आपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया है कि आप ही सहमति दीजिए बच्चों को ऑल केसेस में। इन ए कंट्री विथ लो डिजिटल लिटरेसी, अब आप देखिए हमारा जो देश है जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी का जो रेट है वो बहुत कम है, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, यदि फैक्ट की बात करें, ज़्यादातर रिलाई करते हैं वो बच्चों के ऊपर हु आर डिजिटल नेटिव्स। आजकल बच्चों से ही सीख रहे हैं माता पिता टू हेल्प देम नेविगेट द इंटरनेट, पहले उन्हीं से सीखेंगे और उन्हीं के बताएंगे इंटरनेट के बारे में। दिस इज़ एन इनएफेक्टिव अप्रोच टू कीप चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन। ये सारी बातें हैं जिसके चलते चलते आप बच्चों को सेफ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की बात ये बताई जाती है, बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रखता है। जो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1889 में हुआ था, उत्पन्न होने वाला एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसका भारत ने भी सिग्नेचर किया है। भारत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं, कानूनों में इस मानक को बरकरार रखा है। ये सारी चीज़ें भारत की तरफ से की गई हैं, फिर भी इसने नहीं अप्लाई किया है टू द इशू ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। ऐसी ही बातें हमने डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं किया है। ये जो बिल है ना, डज नॉट फैक्टर इन हाउ टीनेजर्स यूज वेरियस इंटरनेट प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड हाउ सेंट्रल इट इज टू एक्सपीरियंस ऑफ एडोलसेंट दीज डेज। ये जो विधेयक है इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि किशोर आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास के लिए कई सारे इंटरनेट प्लेटफार्मों का उपयोग कैसे करते हैं और इन दिनों किशोरों के अनुभव के लिए कितना ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। संगीत की शिक्षा लेने से लेकर के परीक्षाओं की तैयारी करने तक, समान विश्व दृष्टि वाले लोगों के साथ समुदाय बनने तक, ठीक है, हम क्या है अब एक ग्लोबल विलेज बन गए। इंटरनेट दुनिया के लिए एक विंडो बन गई है। सरकार विधेयक सरकार को भविष्य में सख्त माता पिता की सहमति की आवश्यकता, प्रोफाइलिंग, ट्रैकिंग निषेध, ये से छूट प्रदान करने की अनुमति दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ही आप देख लीजिए, कुछ बच्चे जो है इंस्टाग्राम पर टाइम पास करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट है ना, उनका प्रोफेशनल यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ से वो कमाई भी करते हैं। यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा को लेकर के क्या कहा जाता है? एक और जो इशू है वो करेंट ड्राफ्ट
डीपी को लेकर के कि प्रत्येक प्लेटफार्म को क्या करना चाहिए, उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा वेरीफाइएबल पेरेंटल कंसेंट। किस किस मामले में? माइनर्स के मामले में। ये जो प्रोविज़न है ना, इसका आपको पालन स्ट्रिक्टली करना है। ये चेंज कर सकता है नेचर ऑफ द इंटरनेट एज वी नो इट। कौन सी चीज़ बच्चों को दिखाना है कि नहीं दिखाना, सबसे पहले आप वहाँ पर क्या आप 18 साल के हो गए हैं या फिर 18 साल के कम हो गए, यस और नो में आपको क्लिक करना है। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है टू टेल इफ़ द यूज़र इज़ ए माइनर विदाउट कन्फर्मिंग देयर एज, प्लेटफार्म विल हैव टू वेरीफाई द एज ऑफ एवरी यूज़र। अब लेकिन वो जो वेबसाइट है वो आपको वेरीफाई थोड़ी ना कर रही है कि आप 18 के रियल में हो या नहीं हो, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फ़ायदा यहाँ पर पहुँचने वाली है। आगे बताया जा रहा है द गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब लेटर वेदर वेरीफाइबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन आईडी प्रूफ। सरकार कह रही है कि इसके लिए जो है आप आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करिए या फिर फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करिए या फिर रेफरेंस बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए और सम अदर मीन्स भी होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम बात कर लें वेरीफाइबिलिटी यदि हो रही है, कंपनी या फिर वेबसाइट कर भी रही है, ऑल प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू नाउ मैनेज सिग्निफिकेंटली मोर पर्सनल डाटा। ठीक है, आप वेरीफाइबल कर रहे हैं, लेकिन जिन तरीक़ों से आप वेरीफाई कर रहे हैं कि मेरी जो एज है 18 से कम है, मेरा आपने डाटा ले लिए हैं, तो उस डाटा की सुरक्षा भी होना चाहिए। एंड सिटीजन्स विल बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्म सच एज डाटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हमें ज़रूरत है कि हम जो है हमारी अप्रोच को शिफ्ट करें रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रंस डाटा। बच्चों का जो डाटा है उसका हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिफोर दिस बिल इज़ ब्रॉट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इस बिल को रखने के पहले आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, इन पर एक व्यापक प्रतिबंध से आगे बढ़ना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म दायित्वों के प्रति जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। जो नाबालिग बच्चे हैं उनके जोखिम मूल्यांकन करने के लिए प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया जाना चाहिए और न केवल आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन संबंधित दायित्वों को पूरा करना चाहिए, बल्कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसी सुविधा दो के साथ ऐसी भी सुविधा आप डिज़ाइन करिए जो बच्चों को नुकसान से बचाती हैं। ये दृष्टिकोण बच्चों के लिए बेहतर उत्पादों को डिज़ाइन करने के लिए प्लेटफार्मों के लिए प्रोत्साहन बना करके सह विनियमन का एक तत्व लेकर के आएगा। बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर प्लेटफॉर्म टू डिज़ाइन बेटर प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन। सेकेंड नंबर की बात क्या है, जो अनिवार्य एज करी गई है पेरेंटल कंसेंट को लेकर के, जैसे कि 18 साल आपने कर दिए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए फॉर ऑल सर्विसेज टू 13 ईयर्स इन द लाइन विथ मैनी अदर जुरिडिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। विश्व भर में अलग अलग आप देखोगे तो लगभग जो एवरेज उम्र है वो 13 साल बताई गई, लेकिन आपने इसको 18 साल कर दिए। यदि आप रिलैक्सिंग कर देते हैं कंसेंट रिक्वायरमेंट्स को, सहमति की रिक्वायरमेंट को, वी विल मिनिमाइज डाटा कलेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कम से भी कम डाटा कलेक्ट ये लोग प्लेटफार्म वाले कर पाएंगे, विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट बिल इज़ बिल्ट ऑन। और जिस हिसाब से हमने इस बिल का निर्माण किए हैं, सहमति की ज़रूरतों में थोड़ा सा ढील देना है, इसी से हम जो है डेटा संग्रह को कम कर सकते हैं और जो उन सिद्धांतों में से एक है जिन पर बिल लाया गया है। ऊपर बताए गए जोखिम कम करने की दृष्टिकोण के साथ ही साथ सहमति की उम्र में ये छूट बच्चों को ऑनलाइन पहुंच की अनुमति देते हुए उन्हें सेफ्टी प्रदान करेगी।
इसके साथ साथ में हमें जो है सर्वे की भी ज़रूरत है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो समाधान है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क आदि में अनुभव और विचार विमर्श पर आधारित है, जहां आयु उपयुक्त डिजाइन कोड पेश किए गए हैं। Where the age appropriate design codes have been introduced. To tailor this solution to Indian context, the government should also conduct large scale surveys of both children and parents to find out more about their online habit. अब सरकार को ये पता ही नहीं है कि उनकी ऑनलाइन हैबिट कैसी है, डिजिटल लिटरेसी कैसी है, प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, एटीट्यूड क्या है, कैसे करके आप डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के आ गए हैं और कैसे करके आप अपने बच्चों के डेटा को सुरक्षित कर पाएंगे। हमें जो है डिज़ाइन करना चाहिए ऐसी पॉलिसी इंडिया में जो कि बैलेंस करे सेफ्टी को, इसके साथ साथ में एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन को। वी शुड नॉट पुट द ओनर्स ऑफ कीपिंग आवर यंग सेफ ओनली ऑन पेरेंट्स, बट इंस्टीड इट शुड मेक इट सोसाइटी वाइड ऑब्लिगेशन। न केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बल्कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी की ऑब्लिगेशन है। और सबसे लास्ट में बताया जाता है, देखिए हमें डेटा सुरक्षा ढांचे के इस हिस्से को ठीक करना होगा, क्योंकि भारत के तकनीक को इसके युवा के बिना साकार हम नहीं कर सकते, हमें हमारे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैसे करके काम कर सकती हैं, कैसे करके यहाँ पर इंडिया में उनकी एंट्री हो सकती है, उसको लेकर के इसको लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समर्थकों ने भारत में जो संचालित विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके सपने को हमेशा वो संजो कर रखे हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो लगभग 20 साल हो चुके हैं, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट के लिए अनुकूल परिस्थितियों और एक सक्षम ढांचा प्रदान करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन भारत में रेगुलेशन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के साथ साथ में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों की चिंताओं के कारण ये सफल नहीं हो पाया है अभी तक। कुछ चिंताएं यहाँ पर जाहिर करती हैं, जैसे कि उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एक्सीलेंस, इसके अलावा जो कदाचार है उसको रोकना, छात्रों के हित की रक्षा करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना कुछ प्रमुख चिंताएं रही थीं। कई सांस्कृतिक खतरे से सावधान थे कि ये पहल सामने आ गई है। तो सांस्कृतिक खतरा मतलब हो सकता है हमारी यहाँ की संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, वो फॉरेन वाली यूनिवर्सिटीज़ अपनी इंग्लिश को बढ़ावा देंगी, अपनी कल्चर को बढ़ावा देने लग जाएंगी। उनमें से कुछ जो भारतीय संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने में सबसे आगे थे, अब राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। नीति नियोजक और नियामक इस बात को लेकर के विशेष रूप से चिंतित रहे हैं कि कैसे करके एक ऐसे ढांचे के साथ में हमें आना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट हमारे देश में आ सके और रातों रात उड़ने वाले विश्वविद्यालयों को रोक सके। फ्लाई बाई नाइट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की एक दिन 2-4 दिन कमाओ और निकल जाओ। दूसरी ओर जो वांछित विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी अपनी मान्यता होती है, रैंकिंग होती है, प्रतिष्ठा के साथ ये अपने परिसर को स्थापित करने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भी चिंतित रही थी। अदर हैंड देखा जाए ना, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफशोर कैंपसेस विद देयर एक्रीडेशन, रैंकिंग एंड रेपुटेशन। तो जिस हिसाब से इनकी रैंकिंग है, जिस हिसाब से इनकी रेपुटेशन है, उस हिसाब से ही ये यहाँ पर काम करना चाहती हैं और ये उनको चिंता भी रहती कि कहीं हमारी रैंकिंग यहाँ पर कम ना हो जाए। सही मायने में जो प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान है ना, लाभ रहित आधार पर काम करते हैं और उनका विदेश जाने का कोई भौतिकवादी उद्देश्य नहीं होता है। कहीं पर भी कोई भी देश में जो शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं, कुछ ऐसे देश जिनके पास इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें संस्थानों को लगभग बिना किसी कीमत पर भूमि पट्टे देना, बुनियादी ढांचे की लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर लेना, उन्हें एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय स्वायत्तता का वादा करने का विचार करना पड़ा था। इसी के लिए तो वो अपने देश में ऐसी ऐसी संस्थाओं का आनंद ले रहे हैं।
नहीं तो कहाँ वो संस्थाएं वहाँ पर टिक पाती। लेकिन भारत मुश्किल से ही ऐसा कोई काम करेगा। जो कुछ भी पेश किया गया था वो चेतावनियों और विरोधाभासों से भरा हुआ था। तो अतीत में हम फैल हुए हैं। भारत में अपने संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटीज़ का विचार इतना ज़्यादा सम्मोहक रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान कर दिया, जैसे कि चयनित विश्वविद्यालय टॉप की जो 100 यूनिवर्सिटीज़ में से जो यूनिवर्सिटी हैं भारत में संचालित करने की उनको सुविधा होगी। भारत में अब वो अपने यहाँ पर अपना संस्थान खोल सकती हैं। अब कुछ कुछ फ़ायदे भी यहाँ पर गिनाए जाते हैं। देखिए, मीडिया के साथ में जब ब्रीफिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो ये बताया गया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं यदि हमारे इंडिया में काम करना चालू कर देती हैं तो हमारे यहाँ से जो आउटफ्लो हो रहा है कितना 28 से 30 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज में, वो हमारा रुक जाएगा। दिस डज नॉट कोरोबरेट द डाटा ऑन आउटवार्ड रेमिटेंसेस फॉर स्टडीज़ एब्रॉड एज रिपोर्टेड बाय द RBI। 2020-21 के दौरान फॉरेन आउटफ्लो, ठीक है, यदि हम स्टडीज़ के ऊपर बात करें तो वो 5.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं रहा था। इवन इफ़ वी ऐड टू इट द आउटफ्लोज 3 बिलियन डॉलर फॉर एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल, तो भी जाकर के जो आप कह रहे हो 28 से 30 बिलियन डॉलर वो नहीं हो रहा है। तो जो टोटल एजुकेशन रिलेटेड आउटफ्लो है ना वो लगभग 8 बिलियन डॉलर का हो रहा है। तो ये जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो ठीक नहीं है। तो कोई क्या कह सकता है कि लगभग 5 बिलियन डॉलर ये एक सब्सटेंसिव सम है, टोटल रुपया है, एंड मस्ट बी स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लोइंग अब्रॉड, बट द आइडिया ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन हायर एजुकेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आप खाली हायर उस सब्सटीट्यूशन को ये फिलअप कर रहे हो किसके द्वारा, संस्थाओं को ला करके, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। स्टूडेंट डू नॉट गो अब्रॉड फॉर डिग्री एलोन, वो ना केवल डिग्री के लिए बाहर जा रहे हैं, दे आल्सो गो फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी है इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं, बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट है इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, स्टडिंग इन ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी खुली है, यदि आप वहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें उनको इस यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाली है। जो मोस्ट क्रिटिकली एज दे आर एबल टू फाइनेंस ए गुड पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन एब्रॉड थ्रू जॉब्स, असिस्टेंटशिप एंड स्कॉलरशिप, दे फाइंड इट मोर इकोनॉमिकल। ये सारी बातें इसके चलते चलते जो भारतीय स्टूडेंट हैं फॉरेन जाते हैं, और यदि आप वो संस्थाएं हमारे भारत में भी खोल सकते हो तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नोरो वायरस से रिलेटेड। ठीक है, 2 स्टूडेंट कोची के ऐसे हैं जो कि इन्फेक्टेड पाए गए हैं नोरो वायरस से रिलेटेड। स्कूल की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये आउटब्रेक जब से हुआ है। एकेडमिक सेशन विल बी हेल्ड ऑनलाइन टिल 25 जनवरी, 25 जनवरी तक क्लासेस जो है ऑनलाइन ही चलेंगी। जो नेसेसरी गाइडलाइन है वो दिया जाएगा पेरेंट्स को एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा क्या किया गया, उनका कहना है जो क्लासरूम्स है ना इनको डिसइंफेक्टेड किया गया है, वाटर सैंपल हैज़ बीन कलेक्टेड एंड सेंड फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, पानी के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। कंट्रोल के कुछ उपाय हैं जैसे कि क्लोरीनेशन हैव बीन इनिशिएटेड, तो क्लोरीनेशन का काम भी किया गया है, और जिन पर हमें ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं शुड कंटिन्यू अंडर ऑब्जर्वेशन, और इनको हम जो है ऑब्जर्वेशन के अंडर में ले लिया है। और केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस आर क्लीन एंड फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, तो जो पानी है ना वो दूषित नहीं होना चाहिए, इस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है।
यदि हम ऑफिशियल्स के हिसाब से कह रहे हैं, चूँकि ये जो नोरो वायरस आउटब्रेक है ये रेयरली सीरियस है, इट कैन स्प्रीड फास्ट इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ में ये फैलता है। द वायरस स्प्रीड थ्रू द फेसियल ओरल रूट, ठीक है, मतलब कि ये जो शौच वगैरह होता है ना, और मुख के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे एक दो तरीके हैं जहाँ से, जिस रास्ते ये इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन ओकर आइदर थ्रू डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और वाया केयरलेस हैंडलिंग ऑफ फूड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और केयर गिवर। जैसे कि किसी व्यक्ति को ये वायरस फैला हुआ है, उसकी कोई केयर गिवर्स है, उसकी कोई हैंडलिंग कर रहा, देख रेख कर रहा है, तो उसको भी हो सकता है, उसको भी फैल सकता है और फिर उस व्यक्ति से ये फैलना चालू हो जाता है। अगली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं कि ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 हैं, किन किन को दिया गया, तो 13 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसमें से तो एक जो है रेयर बॉर्न डिसऑर्डर वाला बच्चा था, ठीक है, जो आज के टाइम में सिंगर बन गया है, एंड यंगस्टर एक, ठीक है, इसके अलावा एक यंगस्टर भी इसमें शामिल है जो कि नदी में कूद गया था एक महिला की जान बचाने के लिए। रोहन रामचंद्रा बहिर जम्प्ड इनटू डोमरी रिवर इन राजौरी, ठीक है, ये रोहन जो रामचंद्रा है ये कूद गया था डोमरी रिवर में, कहाँ पर, राजौरी ज़िला में, ठीक है, ताकि ये जो 43 ईयर ओल्ड वुमेन है उसको वो बचा सके। हु हैड स्लिप्ड वाइल वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ा धो रही थी उस दौरान ये फिसल गई थी। इसको अवार्डेड किया गया है बहादुरी की कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा आदित्य सुरेश हु सफ़र फ्रॉम ए रेयर बोन डिसऑर्डर सिंस बर्थ, जन्म से ही हड्डी से संबंधित डिसऑर्डर को ये फेस कर रहे थे। आज के टाइम में वो एक सिंगर के तौर पर परफॉर्मिंग कर रहे हैं 500 से भी ज़्यादा शोज़ में। ही वाज अवार्डेड इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो दो लोग यहाँ बहुत फेमस हैं, इनके नाम हमें याद रखना है, आदित्य सुरेश और एक और क्या नाम था, रोहन रामचंद्रन। रोहन रामचंद्रन को ब्रेवरी की कैटेगरी में दिया गया है और आदित्य सुरेश को दिया गया है आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में। इसके बाद सीधे फॉरेन वाले पेज में चलें तो यूनाइटेड किंगडम की एक न्यूज़ आई है जिसमें एम्बुलेंस वर्कर भी जो है हड़ताल पर चले गए हैं, स्ट्राइक पे चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि यूनियन ने इसके लिए कॉल किया था। तो देखिए, इम्प्रूविंग पे एंड कंडीशन, दो इनकी डिमांड रखी गई है। पहली बात तो जो सैलरी दे रहे हैं आप उसको बढ़ाइए, और जो वर्किंग की कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जो एम्बुलेंस वर्कर्स हैं उन्होंने बिगिन कर दिया था स्ट्राइक एक्शन ऑन 21 दिसंबर, ठीक है, लास्ट ईयर, एंड फर्दर डेट्स आर प्लान्ड फॉर फरवरी,